सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बिजली का बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आवाम पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज नेपरा ने कलेक्टर के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस लिया, एक खुली कचहरी लगी और इसमें ज़ाहिर तमाम तर बातें भी हुई, पूछा भी गया, लेकिन कलेक्टर ने कह दिया कि अभी तो लोड शेडिंग हम ख़त्म नहीं कर सकते। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख भी इसमें शरीक हुए, उनका इस पर मौक़िफ़ भी सामने आया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना मौक़िफ़ वो आज हमारे प्रोग्राम में भी रखें। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब टाइम देने के लिए। सर, ये आज आप जब पेश हुए और आप गए शरीक हुए नेपरा में, तो क्या बताया कि इलेक्ट्रिक ने और आप लोगों ने क्या कहा? सिंध हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ रखा अपने सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें लाइन पे लिया इस मामले पे। बहुत ही संगीन और अहम मामला है ये, जो कि अवाम को दरपेश है और ये पूरी सिंध के अवाम को दरपेश है। मतलब ये सेपको, हेस्को, कराची इलेक्ट्रिक, मतलब ये समझे कि सब लोग इस अजाब में मुब्तला हैं। और आज ये जो खत लिखा था मैंने नेपरा के चेयरमैन को, जिसमें हमने कहा था कि ये पब्लिक हियरिंग भी करें और फैक्ट फाइंडिंग मशीन भी यहाँ कराची भेजें। तो आज पब्लिक हियरिंग तो उन्होंने कर दी और फैक्ट फाइंडिंग मशीन भी जाएगा इधर तफसील के साथ, और उनको हमने कहा है कि आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इस मसले का हल निकालें। लेकिन जी ये मसला ऐसा है कि ये शुरू हुआ अभी कुछ 5-8 दिन पहले, जबकि बारिशों से पहले। तो उसमें मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी ऑयल पर। शुरुआत यहाँ से हुई। लोड शेडिंग तो थोड़ी बहुत वैसे ही करते थे, लेकिन जहाँ से पिंचिंग शुरू हुई, तो जब वहां से पेट्रोल, इनको डीजल और फर्नेस ऑयल मिलना बंद हुआ, तो उन्होंने खत लिखे और खत लिखने पर उनको पीएसओ ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है दरामद पर फर्नेस ऑयल की तरह। अब ये तो देखें, मतलब बड़ी ज्यादती की बात है कि जब एक चीज चाहिए होती है तो प्लानिंग की जाती है और मतलब स्टॉक रखा जाता है। तो ये मतलब उनको, फेडरल गवर्नमेंट को ये अकल भी नहीं आई कि इसका स्टॉक रखें या उसको मतलब वो रखें। ओगरा का काम है कि वो तकरीबन 20 दिन का हीरा जो है वो मौजूद रखें कंपनीज के पास, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो ना जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की, ना फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी की, और बस खाली उनको एक ही काम आता है, इल्जाम लगाना और चीजों की। पुराने जमाने में होता था, भाई ये तो भी आप करते ना। तो कई कराची इलेक्ट्रिक ने खत लिखा, नहीं हुआ। फिर टपाल और जो हमारे गुल अहमद हैं, 2 IPPs हैं, तो तकरीबन कुछ 250 मेगावाट वो देते हैं, उनके पास भी ये फर्नेस ऑयल खत्म हो गया। तो मतलब वहां से लोड शेडिंग शुरू। आज तो फर्नेस ऑयल का मसला है ना इम्तियाज साहब, लेकिन ये बेलगाम तो के इलेक्ट्रिक अरसे से है। ये पहली दफा तो मसला नहीं हुआ। मुझे बात करने दे। बारिश हो गई, अब उसमें जो इनकी जो कमियां कोताहियां थी, इनकी जो नाअहली थी कराची इलेक्ट्रिक की, वो भी जाहिर हो गई फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ। तो उनकी अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो उनकी बिजली की जो मतलब उनकी पैदावार है, जो उनके सिस्टम में आना चाहिए, उतनी वो पैदावार कर नहीं सके। और ऊपर से सोने पे सुहागा, तेल की कमी हो गई। तो मतलब ये फिर अजाब जो है कराची के लोगों को भुगतना पड़ा, उनको मतलब ज्यादती करनी पड़ी। और फिर जो उनका निज़ाम है, जो उनको मतलब एग्रीमेंट के तहत उनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं की। चीजें जो थी चेक नहीं की गई। इसमें मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि ये तमाम कंट्रोल जो है कराची इलेक्ट्रिक का फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और वो नेपरा भी इनको रेगुलेटर के तौर पर कंट्रोल करता है और पावर डिवीजन भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 26% फेडरल गवर्नमेंट के इसमें शेयर्स हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट एक तरीके से मालिक भी बनती है इसकी। अच्छा। लेकिन अफसोस ये है कि बजाय एक मसले का हल करने के, बजाय कि इस चीज को मतलब कम से कम करें, दूर करें, खत्म करें, तो मतलब या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाएं, इनके MPs MNA जाके धरने में बैठ गए। अब देखें, धरना वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? अपनी हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दे रहे हैं, उमर अयूब साहब के खिलाफ दे रहे हैं, किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इस वक्त देखें जी, इस वक्त कराची का ये सीरियस मसला है, इसके लिए इनको बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर यहाँ की अवाम है, और अवाम की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करती है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कमेटी बनाते हैं, तो आप उसकी संजीदगी का अंदाजा करें कि उसमें सिंध गवर्नमेंट मेंबर नहीं है उस कमेटी में। तो मतलब गवर्नर साहब को उन्होंने मेंबर रखा है और बाकी वज़रा, वफाकी वज़रा और कराची इलेक्ट्रिक।
तो क्या मतलब उनको राइट ऑफ वे के मसले गवर्नर साहब हल करके देंगे? जमीनों के मसले इनको ग्रिड सेक्शन के लिए चाहिए गवर्नर ऑफ सिंध करके देंगे? और जो उनके मतलब लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं लोगों के साथ, वो क्या मतलब उनको गवर्नर सिंध करके देंगे? तो ये मतलब इनका अकल ये काम करता है। तो आप समझें मालिक भी यही है, 26% भी मतलब फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आया। अभी कहते हैं कि बिल्कुल इनका 26% है, उसके बावजूद जो कमेटी में लोग हैं वो इनके अपने ही हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ डंडा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज शेख साहब, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो आज इम्तियाज शेख साहब ने बात की, आज ये उन्होंने जो नेपरा में जब वो शरीक हुए तब भी उन्होंने यही बात की। आज नेपरा में ज़रा हुआ क्या, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। तो बिजली का मसला है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, और ये कोई आज का मसला तो है नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर चेयरमैन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा तौसीफ फारूकी की सरबराही में समाअत हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन, चारों सूबों के मेंबर्स, नेपरा के इलेक्ट्रिक के सीईओ समेत पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी और वकला भी शरीक हुए। समाअत के आगाज पर नेपरा हुकाम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को बिजली में कमी और लोड शेडिंग की वजह तेल की कमी बताती रही। इस पर के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मुनस अलवी ने कहा कि आम हालात में कराची में जो लोड शेडिंग है वो 3 से 7.5 घंटे की होती है, लेकिन 22 जून के बाद शहर में लोड शेडिंग बढ़ी। पीएसओ वफाकी हुकूमत को खत लिख चुका था कि के इलेक्ट्रिक की तेल की जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। मुनस अलवी ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के प्लांट्स को फर्नेस ऑयल की किल्लत हुई। तेल फरामी का मसला के इलेक्ट्रिक को ही नहीं, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को भी रहा। पीएसओ ने वफाकी हुकूमत से तेल दरामद की इजाजत मांगी थी। पीएसओ को के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स के लिए तेल दरामद की इजाजत ताखीर से मिली। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि तलब बढ़ने से इन इलाकों में भी लोड शेडिंग करनी पड़ी जहां हम नहीं करते हैं। नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली के लिए हमारी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाता है। नेशनल ग्रिड से 720 से 730 मेगावाट तक बिजली ले रहे हैं। अब आगे बढ़ें, ये तो बात हुई के इलेक्ट्रिक की। उस पर नेपरा ने सवाल किया, यानी कि चेयरमैन नेपरा ने सवाल किया कि क्या 22 जून के बाद से लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक की कोई जिम्मेदारी है, जिसके जवाब में मुनिस अलवी का कहना था कि इस मामले में के इलेक्ट्रिक की कोई गलती नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। चेयरमैन नेपरा ने जवाबन कहा कि सूरत हाल की पहले से मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने बताया कि $10 करोड़ तो हम पहले ही तरसीली निज़ाम पर खर्च कर चुके हैं। दौरान समाअत पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि लोड शेडिंग की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। इनको मालूम होता है कि किस मौसम में कितनी बिजली दरकार है। के इलेक्ट्रिक के पास 1 माह के तेल का स्टॉक क्यों नहीं था? सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ नेपरा की जिम्मेदारी है और नेपरा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में फेल हो चुका है। कराची को लोड शेडिंग से पाक करने के लिए नेपरा अपना किरदार अदा करे। के इलेक्ट्रिक 3100 मेगावाट बिजली उठा ही नहीं सकता, जबकि जो कराची के वकला थे उन्होंने सवाल किया कि क्या नेपरा के इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म करेगी। इस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि नेपरा पावर सेक्टर में मुसाबिकत की फ़ज़ा का फ़रोग़ चाहता है। चेयरमैन नेपरा ने उसके बाद ये कहा कि समाअत का मकसद सिर्फ और सिर्फ मकसद हक़ाइक़ को जमा करना है और फैसला हम बाद में जारी करेंगे जब हमारे जो सारे मेंबर हैं वो जल्दी कराची पहुंच जाएंगे। अभी तमाम तर सूरत आपके सामने मैंने रख दी है। इम्तियाज शेख का मौक़िफ़ भी आ गया। अब मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूँ। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड कराची हैं शाह जतोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं शेख उमर रेहान साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। और पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाही साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो सूरत हाल इम्तियाज साहब ने सामने रखी और जो मैंने आज की ये जो अवामी समाअत की सारी रुदार सुनाई, क्या कोई मसले का हल निकल सकता है? आपको लगता है कि आज जो हुकूमत है यानी कि पीटीआई की और उससे पहले जो हुकूमतें रहीं वफाक में, कभी संजीदा हुई हैं या आज की हुकूमत संजीदा है मसला हल करने में? देखिए जी, जो लोग मसला हल कर सकते हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं पिछले 5 दिन से। तो यही लोग तो मसला हल करने वाले हैं। फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, नेपरा इनके तहत है, पावर डिवीज़न इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। और जैसा शेख साहब ने बताया कि 26% इनके हसस भी हैं, शेयर्स भी हैं के इलेक्ट्रिक में। मसला तो इन लोगों ने हल करना है जो एहतजाज कर रहे हैं। अब लोग क्या करें, ये लोगों को बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की बात है, के इलेक्ट्रिक जो है जब से ये प्राइवेटाइज हुई है तब से ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। कुछ अरसा तक
जब पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन तबाह नहीं हुई थी, मुशर्रफ के दौर से पहले जो सिस्टम था उसमें ये होता था कि कमिश्नर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के CEO को अपने दफ्तर में बुलाता था और कहता था कि शहर में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, मेरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो रहा है, अगर 2 घंटों में ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कमिश्नर उसको अपने ऑफिस में बुलाता था। आज जो है कि इलेक्ट्रिक का CEO वज़ीर आज़म की नहीं सुनता और आज फेडरल गवर्नमेंट के लोग, अब अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो बाहर एहतजाज कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इदारा आखिर है क्या, इसको चला कौन रहा है, इसको ये किस तरह इस पूरे प्रेशर को मैनिपुलेट कर रहा है। सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, लोड शेडिंग पे चीख रहे हैं, ओवर बिलिंग पे चीख रहे हैं। कोई चीज़ मैनेजेबल नहीं है इस इदारे पे। कोई मैनेजेबल क्यों नहीं है, इस यहीं से मैं उठाऊंगी आपके सवाल को। मैनेजेबल क्यों नहीं है, मैं चाहती थी कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी आए। हमने राब्ता कल से करने की कोशिश की मुनिस साहब को, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया तो उनका मौक़िफ़ तो नहीं आ सका। अब ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ नहीं आ सका तो ज़ाहिर बता भी नहीं सकते कि कौन है जिम्मेदार। उमर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं जब से कोरोना की सूरत हाल है। आज नेपरा ने भी ये कहा कि अगर कोरोना ना आता तो फिर तो बिजली मिलनी ही नहीं थी कराची के आवाम को। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या मसाइल हैं, ये के इलेक्ट्रिक ने आपका जो जीना है वो किस तरह दोबर किया हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो आप हमारे मसाइल सुनेंगी तो वो खाली के इलेक्ट्रिक तक महदूद नहीं रहेंगे। अच्छा। उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें गैस भी आ जाती है, उसमें पानी भी आ जाता है। तो हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कराची में, हमें कोई एक चैलेंज नहीं है, हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं इसमें। तो देखने वाली बात यह है कि आज एक इन्होंने नेपरा ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक इन्होंने सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ आता था, कभी नेपरा का मौक़िफ़ हमारे पास पहले कभी नहीं आया। तो आज हमें उनकी भी कुछ चीज़ें पता चली, जैसा कि उन्होंने ये बोला कि जो है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कराची में लोड शेडिंग ये लोग किस तरीके से करते हैं। इन्हें हमने इनको बताया कि ऑफ पीक आवर जो है उसमें लोड शेडिंग की जाती है और पीक आवर में कभी भी लोड शेडिंग नहीं की गई। तो ये इस तरह की चीज़ें उनके नोटिस में लाए हम। तो एक उन्होंने नेपरा ने एक अच्छा एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक हमें कंप्लेन, एक ईमेल एड्रेस उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको देंगे। अच्छा। जिसमें आप हमें डायरेक्ट जो है वो कंप्लेंट्स कर सकते हैं इसकी के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के हवाले से। उसके अलावा ये चीज़ भी सामने आई कि नेपरा ने आज ये बात भी की कि हम कोई ऑर्डर अगर ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ या कोई ऐसा हम कोई ऑर्डर निकालते हैं तो ये स्टे ले आते हैं उसके ऊपर जाके। बिल्कुल ऐसा ही, कोई बात करता है उसके खिलाफ स्टे ले आते हैं। जफर अब्बास साहब बोल नहीं सकते हैं, अब वो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है के इलेक्ट्रिक ने। तो अब ऐसी सूरत हाल है जिससे जो है वो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मामला कैसे ठीक होंगे। तो ओवरऑल देखें, इंडस्ट्री तो कोरोना की वजह से ऑलरेडी सफ़र कर रही थी, ऊपर से ये बिजली का मसला और गैस का मसला। तो हम लोग तो हर साल ही हमारे साथ ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली का मसला बन जाता है, जब विंटर्स आती हैं तो गैस का मसला बन जाता है। तो कोई सॉलिड अभी तक कंक्लूजन नहीं निकाला गया हमारे मसाइल। वो जब तक नहीं निकलेगा जब कोई संजीदगी नहीं दिखाएगा। आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब, आज ये कहा नेपरा ने कि वैसे तो ज़ाहिर 400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है के इलेक्ट्रिक को, अगर कोरोना ना आता तो फिर तो शायद बिजली ना मिलती। अच्छा, ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। मतलब मैं तो अपने बचपन से यही सूरत हाल देखती हुई आ रही हूँ कि कभी बिजली का बहाना इसलिए बनाया जाता है कि हमें ऑयल नहीं मिला, कभी गैस ना मिली, कभी कहा जाता है कि हमारे पास इस तरह की वसाइल नहीं है, हम क्या करें, हमें वफाक बिजली नहीं देता, कभी ये रोना रोया जाता है बिजली ना देने का बहाना। लेकिन जब बारिश होती है कराची में तो कई लोग बिजली के करंट लगने से मर जाते हैं। उस पर नेपरा एक रिपोर्ट बनाता है 2019 में, जिसमें से 19 अफराद का जो जिम्मेदार है वो के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार देता है, बाकी 16 का जिम्मेदार वो नहीं करार देता। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई संजीदा है इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, हमारी यहाँ टोटल एक फेलियर नज़र आती है ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इनको किसी ने पूछा कोई नहीं, इनको किसी ने पकड़ा कोई नहीं। आपने अभी पानी की बात की, कितने लोग गटरों के अंदर जाके बच्चे गुम गए हुए हैं कराची के अंदर, किसी ने कोई इंक्वायरी की नहीं की। ये आपकी जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जो आपके मेयर्स हैं, ये इनका काम है। ये आप मुझे बताएं कि जाने चली जाती हैं, यहाँ किसी को गोली मारो तो अखबारों में न्यूज़ आ जाती है, गटर में बच्चा चला जाए उसको कोई पूछता कोई नहीं।
क्वेश्चन इज ये क्यों हो रहा है, जो आपने सवाल किया है ये इसलिए हो रहा है कि हमारे इदारों के अंदर एक मैनेजमेंट क्राइसिस है। ये लोग इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनको कोई किसी का ख्याल नहीं है, किसी का डर नहीं है। इनको नहीं पता कि अगर बिजली जाएगी, कई लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, हार्ट मशीन्स पे हैं, वो अगर फेल हो जाती हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं जाती, क्या करोगे? जनरेटर्स पे आप कब तक चलोगे? जनरेटर्स भी फेल हो जाते हैं लंबे चलने पे। अब प्रॉब्लम आती है कि अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने कहा जी कोरोना ना होता तो शायद बिजली ना आती। दैट मीन्स यू आर इनकेपेबल एंड एब्सोल्युटली फेल्ड। क्या कोरोना आ गया तो तुम 3 महीने एक किश्ती में चलते रहे और लोगों को टांका पट्टी के साथ आप चलाते रहे, तो जब आप क्राइसिस पे आ गए हो, ये जी हमारी प्रॉब्लम थी। नंबर 1 सबसे बड़ी आपका जो इशू है, कोई बात नहीं कर रहा कि जब ऑयल की प्राइसेस सस्ती थी तुम ज्यादा ले लेते। तुम्हें पता है कि ये आर्टिफिशियल प्राइस है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स आपकी बंद हुई हुई हैं, तेल आपका निकल रहा है लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। वो भैया आप ज्यादा ले लो, ज्यादा लोगे, अच्छा आप ज्यादा ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके पास स्टोरेज ही कोई नहीं है। अब आप स्टोरेज होती, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते तो अब फिर कुछ ना कुछ तो होता ना। अर्थक्वेक आता है समैया, हम वहाँ वो टांके पट्टी लगाते हैं, फ्लड्स आते हैं टांके पट्टी। ये कराची में अभी पानी खड़ा हो गया, टांके, ये क्रिमिनल हुआ है अभी। ये इलेक्ट्रिसिटी तो अलग बात है, क्रिमिनल एक्टिविटी कि इतने लाखों गैलन पानी हमने ज़ाया कर दिया है जिसको हम स्टोर कर सकते थे, जिसको हम रीयूज कर सकते थे, हमने नहीं किया। आफ्टर ऑल समबडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो मैं समझता हूँ जब तक आप इन पे एक्शंस नहीं करेंगे, इनको फायर करो, ये जो लोग हैं इनको निकालो। आज कराची का क्या कसूर है मुझे बताओ कि बत्ती इसको क्यों नहीं मिल रही? इसको हम बत्तियों का शहर कह रहे हैं और बत्ती इसको नहीं मिल रही। ऊपर से आपकी मैनेजमेंट आप देख लो कि 0-0 मैनेजमेंट है। जिस तरह आपने पीआई का बेड़ागर कर दिया है, पीआई नहीं उठेगी। क्योंकि ना एकदम से किसी चीज का बेड़ा गर्क नहीं होता पीजे मेरे साहब, किसी भी चीज का एकदम से बेड़ा गर्क नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। वही चीज चल रही होती है, एकदम से खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल धड़ाम से गिर जाती है इमारत। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पीआईए का तो आपने एक स्टेटमेंट दे के उसको तो आपने उसका नमाज जनाजा पढ़ा दिया। कौन बैठेगा पीआईए पे? कौन बैठेगा? ये पाकिस्तान के बड़े इदारों में इसी तरीके से गलतियां हो रही हैं, होती हैं, लेकिन आप उसको आराम से अंदर देखते हो, पहले लोगों को शो कॉज नोटिस देते हो, पहले लोगों से इन्वेस्टिगेशन कराते हो। पॉइंट टेकन, उसको ठीक करने की जरूरत है। शाहिद साहब, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, हम दोनों इस शहर के मसले जानते हैं। मैं अगर के इलेक्ट्रिक की बात करूँ, ओवर बिलिंग होती है। अभी आपका भी घर का बिजली का जो बिल आया होगा उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस होगी, उसमें गवर्नमेंट की फीस होगी, उसमें पिछले साल की भी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। लेकिन जब आप जाते हैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर, उनसे पूछते हैं कि भाई ये किस किस्म के पैसे हैं, तो कहते हैं ये तो आपको देने पड़ेंगे। जब हमसे सारे पैसे ले लेते हैं तो फिर बिजली क्यों नहीं देते? आखिर उस पर क्या मसला है? जी देखें, बिलों के मसले पे यहाँ जो कंज्यूमर है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है इलेक्ट्रिक वो है एक बना हुआ है, इनका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट बना हुआ है, उसमें आप अपील कर सकते हैं। उस इंस्पेक्टरेट के फैसले जो हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी के इलेक्ट्रिक ने अमल दरामद नहीं किया जी। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक इदारा जो इस मुल्क का इदारा है, आपने प्राइवेट कर दिया इसको, कुछ लोगों के हवाले कर दिया कि आप इसको चलाओ, लेकिन कुछ शराइत के तहत चलाओ। वो शराइत भी गवर्नमेंट ने तय की हैं। अब वो कोई शराइत मानने को तैयार नहीं है, ना वो प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, ना लोगों को बिलों में रिलीफ दे रहे हैं, और ना ही उनकी बात कोई सुन रहे हैं, ना उनके वो अगर किसी फोरम पे जाते हैं तो भी उनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये रियासत के अंदर एक रियासत है कि इलेक्ट्रिक जो है इसको एक इदारे के तौर पर आप डील न करें, ये कुछ और चीज़ हो गई है।
जो आज नेपरा ने कहा कि ये भी माफिया बन गया है, कि ये भी माफिया बन गया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खत्म करने की वो हौसला अफजाई करेंगे। अब देखते हैं ना, असद उमर साहब आ रहे हैं ना कल, यही जो लोग हैं इनके अपने हैं, पीटीआई के जो सिंध के लोग हैं, इनको तसल्ली तशफ़ी देने आ रहे हैं, कराची के अवाम को तसल्ली तशफ़ी देने आ रहे हैं, या के इलेक्टोरल कुछ करने के लिए आ रहे हैं, कल हम देख लेते हैं। उमर यान साहब, आप ज़ाहिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं, वहाँ पर अमूमन कितनी प्रोडक्शन होती है, और दूसरा सवाल ये है कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से प्रोडक्शन कितनी कम हुई, और अब जो ये लोड शेडिंग की सूरत हाल है इसमें प्रोडक्शन कम होगी तो एक्सपोर्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? इन दोनों सवाल के जवाब दीजिए। देखिए, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं। अच्छा। यहाँ पर गारमेंट्स की फैक्ट्री हैं, डेनिम की फैक्ट्री हैं, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल का हब है ये इलाका जो है। तो आप समझ लें कि अगर कराची पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 55% करता है तो उसमें अराउंड 25% जो है वो आप समझ लेंगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होता है। अच्छा। तो इससे डेफिनेटली जो है जब लोड शेडिंग होगी तो फिर अल्टरनेट ज़राए इस्तेमाल करने पड़ेंगे फैक्ट्रियों को, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और इस तरह के मसाइल आएंगे जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों के साथ ऑलरेडी हमारा जो है वो हमारे मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ भी जो है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमें इस चीज़ में भी ट्रबल आती है। तो और ख़ास तौर पे अगर गैस ना हो, गैस ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मफलूज कर देती है किसी भी इंडस्ट्री को, तो गैस की जो लोड शेडिंग है वो किसी भी हिसाब से टॉलरेट नहीं की जा सकती। तो देखें, ये मैं फिर यही बात करूँगा, मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मिस मैनेजमेंट जो है हमारे, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे इदारे जो हैं उसमें मिस मैनेजमेंट बहुत है, और स्पेशली के इलेक्ट्रिक जो है इसके ऊपर जो है कोई चेक नहीं है। इसके ऊपर चेक अगर सख्त हो तो क्यों नहीं वो अपनी कमिटमेंट्स जो है वो पूरी करेगा, अपनी वो डेफिनेटली करेगा। उसके अलावा आप एक छोटी सी मिसाल है कि एनटीडीसी जो है वो कह रहा है कि हम इनको 1200 मेगा दे सकते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हमें 700 हम उनसे ले रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास अरेंजमेंट ही नहीं है एनटीडीसी से 500 मेगा ज़्यादा लेने का। तो देखें ये एक कितनी एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारे नेशनल सिस्टम में जो है एक्सेस बिजली अवेलेबल है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब कोई पूछने वाला नहीं होता ना तो फिर ऐसे ही होता है। चले क्योंकि वक्त में बस कमी है, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया आपका शेख उमर यान साहब, आपका मौक़िफ़ आया, आपके वक्त का ही बहुत शुक्रिया, आपका ही बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे तो पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोरोना की क्या सूरत हाल है, पंजाब की सियासत की क्या कहानी है, इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। और वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका बसरा साहब। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं मीर साहब से बात कर लूँ। मीर साहब, हम इससे पहले जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक की, और आपने कुछ जिक्र भी किया पीआईए का, तो ये इदारों को तबाह करने की बात है। तबाह तो हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं, पिछली हुकूमतों की बात कर लें या अभी की सूरत हाल देख लें, सही कैसे होंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है और यही बीमारी है पूरे पाकिस्तान में कि इदारे हमारे ख़राब क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग लगा देते हो कि जिनके पास कोई मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो चले जाते हैं। हम पीआई की बात करते हैं, स्टील मिल्स की बात करते हैं, बैंक्स की बात करते हैं। आप ज़रूरी तरक्याती बैंक, ये फेल्ड बैंक है। आज आपने उसके अंदर एक ऐसा आदमी लगाया है, शहबाज जमील, जिसने बैंकिंग को ज़मीन से देख के ऊपर तक आया है। आप इसको 3 साल का टाइम दो, ये देखो कहाँ लेके जाता है। हमें बंदे वो चाहिए जिनका ग्रास रूट एक्सपीरियंस हो बैंकिंग में। आप डाल देते हैं किसी को इधर से उठा के उधर से उठा के, वो बैंक नहीं चला सकते, वो स्टील मिल्स नहीं चला सकते, वो आपके पीआईए नहीं चला सकते। यही वजह है। आपका बहुत अहम सवाल है, क्या होता है सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उसका पता कुछ नहीं है, उसको आप लगा देते हो कॉमर्स में, कॉमर्स का पता नहीं है, उसको आप लगा देते हो ट्रेड में। द क्वेश्चन इज कि आप उन लोगों को वहां लगाओ जो कि एक्चुअली मैनेजमेंट जानते हैं, right. जो कर सकते हैं, जो एक्सपर्टीज है हमारी पास नहीं है। और दिस इज द आंसर
कि वी डोंट गो फॉरवर्ड। इसलिए कि जब आप अहल लोगों को नहीं लगाते ना, जिसका काम होता है उसको वो काम करने नहीं दिया जाता, तो काम सही नहीं होता बल्कि ख़राब हो जाता है। पॉइंट टेकन, बड़ी आपने बिल्कुल सही बात की है। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ पंजाब की बात करनी है। तो आज जो कोरोना काबीना कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ज़ाहिर अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है, और वही मैं उस्मान साहब से पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब, अब ज़ाहिर ईद उल अज़हा की बात की जा रही है, मुहर्रम में ये बात की जा रही है कि खुदा ना खास्ता सूरत हाल ख़राब है। कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर हमने एहतियात नहीं की तो ख़राब हो सकती है सूरत हाल। अब ये एक्सपो सेंटर का किसकी बात की गई है आज के इजलास में कि एक हॉल में 300 बेड्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पर NDMA ने मुंतकिल किया है। अब किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो क्या अभी एमरजेंसी नहीं है पंजाब में? अभी क्या सूरत हाल बेहतर हो गई है पंजाब में ज़रा बताइएगा। जो अगले रोज कहा, जिसका हमने सामना भी किया बैठे कौम के, जब ईद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया और एक नरमी की गई पाकिस्तान के अंदर कोरोना के रेलिवेंट जितनी भी आपकी SOP थी उसके अंदर, और बाजार खुले एक शॉपिंग के लिए ताकि फेस्टिविटी है। लेकिन उसका जो एक कैटास्ट्रॉफिक एक तबाहकुन असर हमने देखा ईद के पाकिस्तान के अंदर, जो कोरोना के केसेस हैं उनके अंदर एब्रप्टली और अचानक कितना इजाफा हो गया। देखिए, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जैसे भी आप इदारों की बात कर रहे थे आप भी और साहब भी, देखिए इदारे पाकिस्तान के अंदर बनने नहीं दिए गए, और अब उसका असर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका निज़ाम है सेहत का, ये सिरे से कभी भी किसी सियासी जमात का 72 साल के अंदर मतमे नज़र रहा ही नहीं है। यहाँ तो ना तालीम मतमे नज़र थी, ना सेहत मतमे नज़र थी। उन तमाम मखदूश हालात के अंदर जो हमें सेहत का निज़ाम आज हुकूमत को जो अभी अपनी 2 साल की मुद्दत पूरी नहीं की हमें मिला, अभी आकर कर रहे हैं इस तरह के एक नहीं, इस तरह के कई एक फील्ड हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम ने रातों रात बनाए, हफ्तों के अंदर बनाए और दुनिया को वक्ता हैरत में डाल दिया। लेकिन मसला ये है कि आप उसी नातवान निज़ाम को इसको हम मजबूत कर रहे हैं जिसके अंदर हमें पंजाब में, मैं जब ये बात हर दफा टेलीविजन पे आ रहे हैं तो ये तवातर से लोग कुछ नहीं बताते हैं कि लोगों को पता चले कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया है। नहीं, मेरा सवाल तो ये था ही नहीं ना कि मुल्क के साथ क्या किया गया। मेरा सवाल तो ये था कि इमरजेंसी की सूरत में ये फील्ड अस्पताल इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अस्पतालों में जगह नहीं है पंजाब की, तो क्या अभी इमरजेंसी नहीं है? नहीं, इसमें मैं वही आपको बताने लगा था ना कि हमने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं, पहले तो हमने जब फील्ड हॉस्पिटल कायम किए तो उनका एक सोल पर्पस ये था कि जो बाहर से हमारे ज़ायरीन आ रहे थे नंबर 1, और जो हमारी दावत इस्लामी एक है उनके मामला के अंदर तबलीगी जमात के मामला से निकली, तो हमने फील्ड हॉस्पिटल फौरी तौर पर बनाए और जो लोग बाहर से आ रहे थे ज़ायरीन हम उनको वहाँ रख रहे थे। अच्छा। फिर वो एक तादाद में उनको जब उन पर एक सिग्निफिकेंट कमी आ गई तो कुछ फील्ड हॉस्पिटल हमने बंद कर दिए। अभी क्योंकि ईद के पेश नज़र जो हमें दोबारा से नजर आ रहा है कि लोग इस पर मूवमेंट करेंगे बावजूद से कि इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी, तो जस्ट इन केस हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जैसे अभी आपने एक्सपो सेंटर के अंदर फील्ड हॉस्पिटल का जिक्र किया, ये फील्ड हॉस्पिटल 9 दिन के अंदर 1000 बेड की जो कैपेसिटी रखता है ये हमने बनाया था। अब हम उसको स्पेसिफिकली एक टारगेटेड एक ऑपरेशन के लिए मुख्तस करेंगे। जब इसके बाद अगर अभी भी हॉस्पिटल के अंदर देखिए सुमैया, पंजाब के अंदर जो 36 अजला हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे मैयत दिए गए हैं। तमाम हॉस्पिटल अपनी पूरी एक जो उनके पास सलाहियत उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी फील्ड हॉस्पिटल ने भी अगले रोज इफ्ताह किया है इस्लामाबाद के अंदर जो 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया है और 40 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल हम किसी भी नागानी सूरत में, जैसे अभी ईद आ रही है, जैसे मुहर्रम के आगे आप देखें कि एक सिलसिला चलेगा तो उसके अंदर हम स्केप्टिक हैं, हम प्रिएम्प्टिवली ये सोच रहे हैं कि जैसे पिछली ईद का एक रिजल्ट निकला उसका एक आउटकम ये हुआ। आपका पॉइंट ये है कि ये जो फील्ड अस्पताल कायम किए जा रहे हैं खुदा ना खास्ता या इमरजेंसी की सूरत में अगर दबाव बढ़ता है अस्पतालों पर, पीजे मीर साहब क्योंकि आप भी पंजाब की सूरत हाल को बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या अस्पतालों पर दबाव नहीं है अभी? क्या कोरोना की सूरत हाल पंजाब में बेहतर हो गई है? देखें, ये हम हमेशा जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इज कि आप और मैं क्या कर रहे हैं? तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यही लोगों को बताता हूँ, देखो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो हमारा जो मुल्क है ये इसने ऐसे पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स इतनी आप कह लो कि ये जिंदगी में पहली दफ़ा ही देख रहे होंगे। अब द क्वेश्चन इज कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आपके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन
इसको हेल्प कौन करेगा? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। हेल्प करेगा आप और मैं। कैसे? बाय फॉलोइंग द मेडिकल एडवाइस, बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। आप मास्क पहनो। बीजिंग के अंदर आप जाओ सुमैया, आप बीजिंग के अंदर सांस नहीं ले सकते, आपको मास्क पहनना है। और ये जो मास्क, ये चाइनीज, ये इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मास्क पहन के फिरते हैं। इंग्लैंड, लंदन की हवा इतनी अच्छी नहीं है, लाहौर की और कराची की हवा बहुत बदतरीन है, लेकिन लोग सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम आपका खत्म हो गया है। अब आपको मास्क पहनना ही पहनना है। कोरोना तो अपनी जगह पे है, बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं और डिजीजेज हैं जो कि फ्लोट ऑन कर रही हैं, फ्लूज, जो इनके लिए तो आपको अब पहनना ही है। तो मैं इसलिए यही कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ईद आगे आ रही है, ये जो खवातीन है जो लिपस्टिक और पाउडर्स और ये वो लगा के फिरेंगी, खुदा के लिए मास्क पहनो, ये मेकअप को छोड़ दो, बाहर जाओ एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सही, क्योंकि ये जो बीमारी है ये किलर नहीं है बाय द वे। वैसे औरतें तो कम फिरेंगी, अभी औरतों के फिरने का टाइम नहीं है, मर्दों के मंडी जाने का टाइम है। तो ज्यादा बेहतर है कि जो मर्द हजरात हैं वो मंडी जाएं तो मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग भी करें। तो ये खवातीन के फिरने का टाइम तो नहीं है। एग्रीड, बिल्कुल। और लाइट एंड नोट मैंने एक बात कही नहीं, आपने सही बात की है, फैक्चुअल बात की है। आप यहाँ जाए रोई नाला, जिस जो अमृतसर का गंदे से गंदा पानी आ रहा है, उसके अंदर आपकी मंडी है, सब्जी मंडी है, एंड एज यू से हर बंदा फिर रहा है इस तरह कि वो जानता ही नहीं है कि वो अपनी दुनिया में फिर रहा है। कोरोना उनको पता ही नहीं है क्या, हमें क्या पता, हमने देखा थोड़ी है। वो वाली एक जो पूरा एक नैरेटिव चल रहा है ना, आवाम जो बात करती है। चलें जरा मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ सियासी भी मुझे बात करनी है। तो आज जो चौधरी शुजात हुसैन है, उन्होंने थोड़ी सी खलबली मचा दी है, बड़े आम इंकशाफात किए हैं मौलाना फजल रहमान के धरने से मुतालिक। जो धरना उन्होंने दिया था पिछले साल, उन्होंने कहा कि क्योंकि कुछ सूरत हाल ख़राब होने वाली थी और इस्लामाबाद जब धरने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब आए तो कुछ लोग थे जो धरने पर धावा बोलने के हामी थे। सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात करें, लेकिन कोई भी वज़ीर आज़म से बात करने को तैयार नहीं था। और मैंने बात करी और सूरत हाल कंट्रोल करी। जो ज़रा बता दीजिएगा उस्मान भाई सईद बसरा साहब, ये जो सूरत हाल कंट्रोल की उस वक्त काफ लीग ने बात की वज़ीर आज़म से, अब ये सूरत हाल पैदा ना हो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ आपके सामने जी गुजारिश करूँ कि हम उन तमाम हालात से वाकिफ हैं जो फैक्चुअल हैं, जो असल में हकीकत है, जो कहानी और ज़ेब दास्तान नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप यकीन मानिए, मैं बिल्कुल, हम पंजाबी में कहते हैं कसम हम अपने दिल की दे सकते हैं, अपने जी की, ना पुत्र दी ना तीजी, बेटी बच्चे की भी कसम नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हमने बड़ा लंबा एक स्ट्रगल की है पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम के लिए और जमहूरियत के लिए, मैं जानता हूँ कि वो एलिमेंट जमहूरियत को प्राइम मिनिस्टर ने जब ये सारा एक बेफजूल एक्टिविटी शुरू की गई धरने के नाम पे फजल रहमान साहब के तरफ से, उन्होंने कहा कि हमें याद है जब हमने एक ट्रूली एक निज़ाम को ठीक करने के लिए धरना देने की एफर्ट की थी, तो हमारे कारकुनों और मेरी जमात के मेरे लोगों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी गई थी, बावजूद कि हम आए और धरना दिया, हम किसी सूरत भी वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रवा नहीं रखेंगे। और आपने देखा कि चश्मे फर्क ने पाकिस्तान के अंदर ये मंजर पहली दफा देखा कि हमारी हुकूमत ने। चले मैं ब्रेक ले लूं, और मेरे जहन में अभी यही सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन कैसे की, वो तो काफिले खुद क्रेडिट ले रही है ना, और धरने करने वाले लोग धरने के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम बात करें चौधरी शुजात हुसैन के बयान से मुतालिक। तो पीजे मीर साहब बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि उस वक्त हालात क्या होंगे। अगर उस वक्त दूरअंदेशी से मौलाना साहब काम ना लेते तो पता नहीं हालात क्या होते। क्या आपको लगता है कि वाकई उस वक्त काफ लीग का एक बड़ा अहम किरदार था उस वक्त हालात कंट्रोल करने में, मौलाना साहब से बात करने में, वज़ीर आज़म से बात करने में? मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में क्राइसिस आए हैं बिहाइंड द डोर्स, जो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के मैं समझता हूँ जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। इन्होंने हर जगह जाके पैसिफिकेशन कराई है, हर जगह जाके आप कह लो कि एक मेंडिंग द फेंसेस किया है। और ये जो बैक ट्रैक में जो बात करते हैं, इनका मकसद एक ही होता है
के इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ यस बड़ी टेंशन्स थी उस वक़्त, और जो चौधरी ब्रादरान ने दोनों ने जो काम किए हैं, आई थिंक इसके लिए आप जितना उनको कहेंगे शुक्रिया वो कम है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अभी एक कोल्ड डिटॉन्ट है बिटवीन द अलायंस एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट। इमरान अभी जो हमारे वज़ीर आज़म है, ये भी इंशाल्लाह ये मिलेंगे चौधरीज़ को, और इन्होंने आई थिंक ये हाल चाल भी पूछेंगे जाके उनका, एंड उनके जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनके जो सजेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस, ये आई थिंक ये रिजॉल्व होंगे, क्योंकि इस वक्त एज आई स्पीक चौधरी साहब इज़ इन क्वारंटीन एंड ही इज़ नॉट इन गुड शेप। सो वो मंडे को आई थिंक वो दोबारा इमर्ज करेंगे एज दे से फ्रॉम डॉक्टर्स एडवाइस, बट उसके बाद फिर हम देखेंगे कि PML की जो एक्टिविटीज़ हैं विद द करंट गवर्नमेंट एज आप कह लो कि अलायंस पार्टनर्स, ये किस रुख में जाती हैं। बिकॉज मुझे पता है वो मुने सलाई का एक है, हुसैन का एक है, फिर सालिक का एक है, ये जो इश्यूज़ हैं मीर साहब ये जो मौलाना साहब ने कल बात की है कि हम तो माइनस ऑल चाहते हैं, तो मूड तो लग रहा है उनका दोबारा से कि वो आएँ और एहतजाज करें, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ देगी उनका? पिछली दफ़ा तो हमने देखा साथ नहीं दिया था। देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल दो नजरिए हैं। ये इकट्ठे आपने देखा है सुमैया, गवर्नमेंट में नहीं इकट्ठे चल सके एज अ कोलिशन, तो ऑपोजिशन में कैसे चलेंगे? मुझे बता दो आप। क्योंकि ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आप इधर से आए, मैच इन दोनों का पड़ना है। ये इनका मैच जो खराब हो गया है, ये तो ट्रायंगुलर के अंदर PTI जीत गई है। अब PTI जो जीत गई, ये एक पॉलिटिकल फोर्स बन गई है, इसने टेक ओवर कर लिया है MQM को। MQM की लीडरशिप खत्म हुई है, अल्ताफ हुसैन आउट हुए, उनके अंदर फ्रैगमेंट्स बन गए। राइट। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इसके अंदर आपने गेम प्ले क्या करना है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम धरनों शरनों की बात कर रहे हैं सुमैया, तो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ये किस लिए हैं? लड़ाइयाँ वहाँ भी हो रही हैं, लोगों के मसले वहाँ को बात नहीं कर रहे, रोडों पे निकल के आप लोगों को तमाशा दिखा रहे हो। राइट, बिल्कुल सही। उस्मान साहब बस लास्टली में बस मैं आपका यही मौक़िफ़ लेना चाहूँगी कि पहले जो कुछ हुआ, जो धरना हुआ, जिसको आप कहते हैं कि तो ठीक था ही नहीं, लेकिन अब दोबारा से ऐसी सूरत हाल नहीं हो, तो पहले से बैठ के मामलात को हल करने के लिए क्या सोच कर रही है हुकूमत? प्राइम मिनिस्टर का इसके अंदर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो एक जमहूरी निज़ाम के अंदर बिलीव करते हैं और उसी की वो पैदावार हैं जिसकी आज वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जिसकी एक बड़ी एफर्ट के बाद कोई भी ऐसी जमहूरी ताकत जो अपनी किसी भी ग्रीवेंस को लेकर के एहतजाज करना चाहे जमहूरी तरीके से, हम उसके हक को फाइक समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको बैक करेंगे एज अ गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कि नैब की प्रोसीडिंग चल रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उज़ैर बलोच और बाबा लाडला और रहमान जगेट की जो छतरी है वो आइडेंटिफाई हो गई है, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की वोट में इजाफा करके तो टाइम अपोजिशन तो नहीं कह रही है, वो तो कह रहे हैं तो महंगाई के खिलाफ बात करेंगे। ये जो आप लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है, हम तो इसके खिलाफ इकट्ठे होंगे। सुमैया, ये आपको भी पता है कि ये हाथी के दांत हैं, कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। अगर महंगाई पर हो तो 22% औसत महंगाई रही है एक साल में पीपल्स पार्टी के दौर में, और 5 साल में एवरेज 12.85 रही है, तब तो इन्होंने धरने नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर 10.8 पे जाके एवरेजली बंद हुई, तब धरने नहीं दिए। आज तो 9 के ऊपर है, आज धरने की तो फिर याद आ गई। आज आपका वज़ीर आज़म 5000 अरब का कर्जा उतार रहा है, आज आप कहते हैं धरने देंगे। वो करंट अकाउंट डेफिसिट उसको 0 कर दिया है, 12 मिलियन प्लस में ले आया है, आज आप कहते हैं आप धरने देंगे। वो पाकिस्तान के डॉलर की कीमत की वजह से जो अभी आप लोगों के कर्जे बढ़ गए हैं, तो उसमें तो अपोजिशन का कोई कसूर नहीं है ना, उसमें तो आपका ही कसूर है अगर डॉलर प्राइस बढ़ गई है। सुमैया, अगर हमने कर्जे लिए हैं तो इसमें $1 मिलियन क्वेश्चन, जैसे मीर साहब अभी कह रहे थे, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, हम क्या कर्जे अलफ्तों तलफ्तों के लिए हमने लिए हैं? हमने इनके 31,000 अरब के लिए गए कर्जों की सूद की अदायगी के लिए कोई एक इदारा बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो छोड़ गई जिससे हम कमा के कर्जे अदा कर लें, इसके बावजूद 5000 अरब का कर्जा अदा किया है और 7 के करीब उसमें लिया है, करंट अकाउंट 0 किया है। और उसकी जो शराइत है ना सर, जो कर्जा लेने की, वो भुगतती आवाम। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। और पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो शराइत होती है ना कि वो आवाम को भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, और ये महंगाई करके फिर आप कर्जा लेते हैं और उतारते हैं, तो आवाम बेचारी पिस रही होती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।